चैप्टर 26 है ये एम लक्ष्मीकांत बुक का, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के विषय में बात करते हैं। तो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 ये आर्टिकल्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं। ये पार्ट 5 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और चैप्टर 4 है यूनियन जुडिशरी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी के नाम से। देखिए, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेपरेट जुडिशरी की बात करी गई है, यानी फेडरल के लॉ, यानी केंद्र के जो लॉ है उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम फेडरल जुडिशरी का है, जबकि स्टेट के जो लॉ है उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम स्टेट जुडिशरी का है। जबकि इंडिया में हमने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा, हाई कोर्ट उसके नीचे, और उसके नीचे होते हैं हायरार्की में सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अदर लोअर कोर्ट्स। देखिए, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट हमने अपनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जिसमें सेंटर और स्टेट के लॉ जो हैं वो एक ही कोर्ट लागू करा सकता है। मतलब कि अगर आपको सेंटर के किसी भी लॉ से दिक्कत है या फिर स्टेट के किसी भी लॉ से दिक्कत है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेपरेट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो इसके लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो फेडरल जुडिशरी जो यूएसए में जो सिस्टम है, जिसके तहत दो कोर्ट का सिस्टम चलता है, एक फेडरल और एक स्टेट, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है वो बनाया गया था 28 जनवरी 1950 में, और इस कोर्ट ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को हटा दिया था। मतलब इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसके तहत इंडिया के जो भी मुकदमे होते थे उनको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में सुना जाता था, जो अपेक्स कोर्ट था, उस वक्त का अपेक्स कोर्ट था। और अगर कोई व्यक्ति फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से सेटिस्फाई नहीं होता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के ज्यूरिडिक्शन से सेटिस्फाई नहीं होता था, तो उसको अपील करने का एक और मौका मिलता था, और वो अपील करी जाती थी ब्रिटिश की प्रीवी काउंसिल में। ये ब्रिटेन के लोगों का, मतलब राजा महाराजाओं का एक प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी, उसमें जाके कोई व्यक्ति अपनी दलील दे सकता था कि हम जो ज्यूरिडिक्शन आया है, जो जजमेंट आया है फेडरल कोर्ट का, उससे सेटिस्फाई नहीं है, अब आप हमारी मदद करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब आया तो उसने इन दोनों बॉडियों को हटा दिया, और सुप्रीम कोर्ट अकेला सबसे पावरफुल बॉडी बन गई। फिर लिखा है इनने आखिरी में, आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा कोर्ट का, स्वतंत्रता मिलेगी, इंडिपेंडेंस, मतलब कोर्ट कितना इंडिपेंडेंट रहेगा, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होगा, पावर्स कौन सी होंगी, प्रोसीजर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये सारे जो बातें हैं वो आर्टिकल 124 से 147 तक लिखी है। और पार्लियामेंट ऑथोराइज है कि इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सके। मतलब कि पार्लियामेंट ऑथोराइज इसलिए करी गई है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स और प्रोसीजर को रेगुलेट कर सके, ना कि सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सके। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट नहीं करेगी, इन चीज़ों को रेगुलेट करेगी। इसके बाद है कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो है 34 जज हैं, यानी 33+1 का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और 33 जज हैं अलग। 2019 में सेंटर ने इनके नंबर को बढ़ा दिया था, 34 कर दिया था, पहले 31 हुआ करते थे। 31 थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस भी था और 30 अलग जज थे। इसके बाद इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2014 को लाया गया, और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया था। ऐसा एक बार नहीं, कई बार किया गया, 1956 में, 1960 में, 1977 में, 1986 में और 2008 में करा गया, और लास्ट टाइम 2019 में करा गया। जजेस का अपॉइंटमेंट अगर देखा जाए तो फिर नहीं, पहले थोड़ा पीछे और देख लें। ओरिजिनल जो जजेस का नंबर था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके अनुसार जजेस का नंबर 7 था, 7 था, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। 7+1 8, ठीक है। अब जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से करा जाता है, तो जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कंसल्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के और जजेस को या फिर हाई कोर्ट के और जजेस को बुलाया जाता है, बैठते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट, और उसके बाद चीफ जस्टिस को नियुक्त किया जाता है। देखिए, हाई कोर्ट के जजेस को बुलाना या ना बुलाना ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। अगर उन्हें ज़रूरी लगता है तो बुला लेते हैं, नहीं लगता है तो नहीं बुलाते हैं।
जो अदर जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इस वक्त जब अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो कंसल्ट कर लेते हैं चीफ जस्टिस से, उस वक्त जो भी चीफ जस्टिस होंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के भी जजेस को बुला लेते हैं अगर प्रेसिडेंट को लगता है ज़रूरी तो। देखिए कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई है कंसल्टेशन को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए हैं इस कंसल्टेशन वर्ड के। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिलेक्शन के लिए कंसल्टेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन ये कंसल्टेशन वर्ड का मतलब क्या है, इसे जानने के लिए सबसे पहले एक केस आया 1982 में, फर्स्ट जज केस, जिसके तहत कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन का मतलब नहीं है कंकरेंस से, मतलब सहमति होए ऐसा जरूरी नहीं है, बस प्रेसिडेंट कंसल्ट कर लें जजेस से और चीफ जस्टिस को सेलेक्ट कर दें, या फिर चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर लें और सेलेक्ट कर दें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस की सहमति भी होए, नहीं, सहमति होना ज़रूरी नहीं है। 1982 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन जब 1993 में सेकंड जज केस आया तो इनने अपनी पुरानी रूलिंग को चेंज कर दिया और कहा कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस भी है, मतलब सहमति होना अब जरूरी हो गया कि प्रेसिडेंट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है कि इस जज को ले लो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेना पड़ेगा, या ना लो तो ना लेना पड़ेगा, मतलब कि सहमति होए जरूरी। अब इसके बाद एडवाइस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा वो अब बाइंडिंग हो गई है प्रेसिडेंट के ऊपर अपॉइंटमेंट के मैटर में सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन इसके लिए चीफ जस्टिस जो है उनको अपनी एडवाइस देने से पहले दो सीनियर मोस्ट कलीग्स से एडवाइस भी लेनी होगी। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कोई बात नहीं कहेगा, उससे पहले वो अपने दो जजेस से या फिर दो अपने कलीग्स से, सीनियर मोस्ट जो कलीग होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बात करेगा और उनसे पूछेगा कि किन किन व्यक्तियों को जजेस के लिए अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन थर्ड जो जज केस आया 1998 में, उसमें कंसल्टेशन प्रोसेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो था उसे रिक्वायर कर दिया प्लूरलिटी जज से। मतलब पहले ये था कि एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करा जाएगा, लेकिन थर्ड जज केस में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा प्लूरलिटी कई सारे जजेस जो हैं वो एक साथ बैठेंगे और वो देंगे कि वो बताएंगे प्रेसिडेंट को कि किस व्यक्ति को सेलेक्ट करना है, किसे नहीं करना है। जो एक जज पहले करता था यानी चीफ जस्टिस जो करता था, अब वो कंसल्टेशन के प्रोसेस में नहीं रह गया। अब कम से कम 4 जजेस का एक कोलोजियम बनाया जाएगा। कोलोजियम का मतलब 4 जजेस आएंगे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के, और वो बताएंगे कि किस व्यक्ति को सेलेक्ट करना है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज और या फिर नहीं करना है। अगर, और हाँ, इसमें ये भी मेन लाइन है कि अगर 2 जज मना कर दें, इफ़ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन, अगर 2 जजेस कह दें कि इस व्यक्ति को नहीं लेना है, तो फिर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोर्ट ने ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग टू ऑन गवर्नमेंट। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ऊपर वाले प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक कोलोजियम बना रहे हैं, कोलोजियम के लोगों की सहमति लेने के बाद एक नाम सेलेक्ट कर रहे हैं और उस नाम को प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा गया था 2014 में, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाने की बात करी गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया, जिसमें कोलोजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कोलेजियम सिस्टम था उसे रिप्लेस कर दिया गया था एक नई बॉडी से जिसका नाम था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कहा कि ये जो कोलोजियम सिस्टम है वो फिर से लागू हो जाएगा। उनने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जा रही थी। फिर फोर्थ जज केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये NJAC को खारिज कर दिया था। ये जो 2015 का फोर्थ जज केस था जिसमें 2014 में बनाई गई बॉडी NJAC को खारिज कर दिया गया था। अब हम आपको 99th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।